प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से सभी को प्रणाम। पुनः चलिए, सभी के पास पीडीएफ आ गया। जितने लोग हैं अभी प्लेटफॉर्म पे, सबके पास पीडीएफ है। चलिए सब अपना अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। कुनी जी स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जी मैम। मैम वो पाश्चात्य अवधारणा पढ़ना था। वही सवाल। पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार मानसिक आरोग्य को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान क्या है। पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। यह मानव जीवन के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन द्वारा मानसिक जगत का ही अध्ययन किया जाता है तथा यह मानव के व्यवहार जगत तक ही सीमित रहता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में यह मान्यता है कि शरीर की क्रिया से ही मन क्रियाशील होता है। उसमें मन को स्वतंत्र सत्ता नहीं माना गया है, बल्कि मन को साधारण मानसिक प्रक्रियाओं के ज्ञान का साधन माना गया है। मन को कंप्यूटरवत यंत्र माना गया है। उसमें वस्तु प्रत्यक्ष के आधार पर ही वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को वास्तविक ज्ञान माना गया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन को मस्तिष्क की एक क्रिया या कार्य माना गया है और क्रिया के अतिरिक्त मन का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मानसिक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए मन को प्रसन्न रखने को कहा गया है। मनोविद स्ट्रेंज के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य उच्च सीखे हुए व्यवहार से अधिक कुछ भी नहीं है, जो कि सामाजिक रूप से अनुकूल है और जो व्यक्ति को जीवन का पर्याप्त रूप से सामना करने की क्षमता देता है। पीवी ल्यूकन के अनुसार मानसिक रूप स्वस्थ व्यक्ति वह है जो स्वयं सुखी है, अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहता है, अपने बच्चों का स्वस्थ नागरिक बनाता है और इन आधारभूत कर्तव्यों को करने के बाद भी जिसमें इतनी शक्ति बच जाती है कि वह समाज के हित में कुछ कर सके। कार्ल मेनिंगर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम प्रभावशीलता एवं सहर्षता के साथ वातावरण एवं उसके प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ मानव
समायोजन एक संतुलित मनोदशा, सजग बुद्धि भी, सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार और प्रसन्न चित्त बनाए रखने की क्षमता है। अतः मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के विश्वस्त गुणों की स्थितियों को परिभाषित करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज से समायोजन कर सकता है। वह संतुलित मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है जिससे विभिन्न परिस्थितियों में वह एक श्रेष्ठ व्यवहार कर सकता है। समाज के साथ समायोजन करने के लिए व्यक्ति को सामान्य होना आवश्यक है। सामान्य तथा असामान्य के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में आज भी आम सहमति नहीं है। एक समाज में सामान्य मानी जाने वाली व्यवहार शैली दूसरे समाज में असामान्य मानी जा सकती है। किसी भी समाज में संस्कृति, परिस्थिति तथा काल के अनुसार सामान्य और असामान्य की संकल्पनाएं बन जाती है। उसी प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि किसी कार्य में प्राप्त क्षमता तथा परिणामकारिता यदि मनोविज्ञान की दृष्टि से भी सामान्य मानी जाए। सामान्य को समझने के लिए हमें आधुनिक मनोविज्ञानों के अर्थ को समझना आवश्यक है। फ्रायड का विचार। फ्रायड के मतानुसार मन के उपकरण के 3 घटक इदम, अहम, परम है। इन तीनों घटकों में होने वाले असंतुलन के परिणाम स्वरूप असामान्यता का उद्भव होता है। इनका कारण बचपन में दबी हुई आवश्यकताएं, इच्छाएं तथा व्यक्तिगत मूल्य निर्माण में असफलता ही है। ये सभी असामान्यता के कारण है। फ्रायड के दृष्टि से प्रेम करने की तथा प्रेम को स्वीकार करने की क्षमता तथा उत्पादन क्षमता सामान्यता के संकेत है। बस रुकेंगे। पहले तो सब लोग सीधे बैठेंगे, क्योंकि जब सीधे बैठेंगे तो जो हमारी स्पाइन मैसेज लेती है वो ब्रेन को देती है सीधा, ठीक। फिर ब्रेन स्पाइन को देता है। तो जो भी हमारा मानसिक विकास किन लोगों का होता है, जो स्ट्रेट बैठते हैं, ठीक। ये तो शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक नहीं होगा। अब हम लोग देख रहे थे कि हमने कल आपसे बात की थी, जब भी हम लोग आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आहार, सकारात्मक सोच, इन सब की बात करते हैं, तो ये सब किन से संबंधित है? हमारे भारतीय मनोविज्ञान से संबंधित। इन सबको क्या माना जाता है? भारतीय मनोविज्ञान। भारतीय योग विज्ञान जो है उसमें मनोविज्ञान पूर्णतः समाहित है, ठीक। भारतीय योग विज्ञान में मनोविज्ञान पूर्णतः समाहित है। और जो हम लोग ये देख रहे हैं, कितने लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुना है या महाभारत देखी है? जहां पर एक सिनेरियो है कुरुक्षेत्र में, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। वो किसने किसने देखा है? क्योंकि वही मानसिक स्वास्थ्य का उससे बड़ा आज तक कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है, ठीक। तो जो श्रीमद् भगवद गीता में वो करो, माइक म्यूट करो। तो क्या है कि जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या है? कुरुक्षेत्र के मैदान में काउंसलर है। काउंसलर का मीन्स क्या होता है? जो सामने वाला पर्सन स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, सिजोफ्रेनिक है, फियर है, कंफ्यूजन है, एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी ऐसे चीजें, किसी ट्रॉमा में है, फोबिया में है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, ये किसी भी पॉइंट से कोई व्यक्ति यदि ग्रसित है या उसमें ये मनोरोग है, तो काउंसलर का काम है कि उनके मनोरोगों को समझना और उनका सही समाधान देना। और जिस व्यक्ति में ये मनोरोग है, उसके मनोरोग से उसे छुटकारा दिलाना, उससे बाहर लाना, ठीक है। तो भगवान कृष्ण क्या है? कुरुक्षेत्र के मैदान में काउंसलर है। और अर्जुन क्या है? एक डिप्रेशन में पेशेंट है। डिप्रेशन वाले पेशेंट की स्थिति में कौन खड़े हैं? अर्जुन खड़े हैं, ठीक। जिनको हर बात से डर लग रहा है, हर स्थिति को फेस करने में डर लग रहा है, तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन की काउंसलिंग कर रहे हैं,
और वो जितने एंगल हो सकते थे काउंसलिंग के वो सभी यूज करके अर्जुन को लास्ट में मेंटली क्या प्रिपेयर करते हैं कि युद्ध लड़ो। ठीक, लास्ट डिसीजन क्या था, युद्ध लड़ो। तो अर्जुन लास्ट में आकर जब डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं तो फिर वो युद्ध लड़ते हैं। ऐसे ही जो हमारा, तो ये क्या है, ये भारतीय मनोविज्ञान में सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, सबसे सॉलिड ग्रंथ है, वो क्या है, श्रीमद् भगवद गीता है। ठीक, जिसमें काउंसलर भगवान कृष्ण हैं और अर्जुन क्या है, एक वो पेशेंट है जो मेंटली डिस्टर्ब। ठीक, अब देखते हैं पाश्चात्य मनोविज्ञान क्या है। जो इंडियन माइथोलॉजी है या ये कहते जो सनातन संस्कृति है, वो सब आती है योग मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक, भारतीय मनोविज्ञान में या सनातन मनोविज्ञान में। और जब केवल हम लोग मन की बात करते हैं, केवल मन की बात, तो ये किससे संबंधित है, ये वेस्टर्न मनोविज्ञान, वेस्टर्न साइकोलॉजी। वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या है, जो पाश्चात्य जगत है, जैसे हमारा अमेरिका, यूरोप, चाइना, जर्मनी, जापान, जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं, कुछ एशिया में आते हैं, वो अलग है। जो एशिया में नहीं आते, शायद जापान इसी में आएगा हमारे, ठीक है, मलेशिया, ये सब इधर आएंगे एशिया में। बाकी जो हमारे कुछ यूएन में आ रहे हैं, कुछ यूके में आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सभी जितने कंट्रीज हैं, ये किस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ये मन की बात करते हैं। इनके यहाँ पर आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और हमारी इंडियन साइकोलॉजी में क्या है, आत्मा का कॉन्सेप्ट रखा गया है और कहा गया है कि यदि हम आत्मिक स्तर पर किसी काम को करने का निर्णय लेते हैं तो हम हमेशा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी डायमेंशन से सुखी होते हैं। लेकिन जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है, वेस्टर्न साइकोलॉजी है, वो क्या है, वो इस पर, वहां के लोगों में कोई आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं है। दूसरा क्या है, वो सब कंट्रीज बनाए गए हैं या बसाए गए हैं। ठीक, कोलंबस ने खोज की थी, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वो अभी आपका इतना विषय नहीं है डीप में जाने का। तो वो बसाए हुए या बहुत पुरानी जगह नहीं है। और जो इंडियन हमारा जो मैथोलॉजी है, ये या ये कहते हैं भारत की बात करें तो ये सनातन अनादिकाल से ये एक चर्चा में है या एक अपनी क्रियाशील अवस्था में है। तो यहाँ पर बात की जाती है आत्मा को टारगेट मानकर। जो भी सुख और शांति के निर्णय हैं, जिनको भी अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है, उन्हें सोल ओरिएंटेड काम करना होता है। ठीक, क्योंकि जब भी आत्म संतुष्टि, आत्म कल्याण, आत्म विश्रांति के लिए जो भी आप निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं, उनका फल या परिणाम, रिजल्ट एब्सोल्यूट राइट होता है, 100% ठीक निकलता है। अब आते हैं जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है, वहां पर क्या कॉन्सेप्ट चलता है, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ, पियो और मौज करो। ठीक, ये है वेस्टर्न। वहां पर इससे मतलब नहीं है कि हमारी कौन सी मम्मी, वहां तो अगर मदर है तो पता चले आज ये है, कल दूसरी आ गई, कल तीसरी, कल फादर दूसरे आ गए, कल बच्चे, तो वहां यही नहीं है। क्योंकि जब इमोशन होंगे तो इन चीजों की वैल्यू होगी, जब इमोशन से नहीं होते हैं वैल्यू नहीं होती है। हमारे भारतीय मनोविज्ञान में क्या है, भावनाओं का भी एक स्थान है। बड़े से बड़ी चीजों के लिए भी यहाँ पर क्या बना हुआ है, जो रामायण, महाभारत, जो बड़े से बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, वो किस पर आधारित है कि एक माँ की बात को लेकर के भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, यहाँ भावनाएं जुड़ी है। ठीक, महाभारत में क्या है, अंतिम समय तक वो लोग क्या कह रहे होते हैं पांडव कि हमें 5 गांव दे दो केवल। मतलब यहाँ पर भावनाओं की भी वैल्यू है। लेकिन जब हम पाश्चात्य जगत की बात करते हैं, वह भावनाओं का स्थान 0 है। ठीक, वहां पर इसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए उनको किसी व्यक्ति के काम से मतलब होता है, व्यक्ति से मतलब नहीं होता है। ठीक, अपने इंडिया में क्या चलता है कि हम व्यक्ति के काम के साथ साथ व्यक्ति से व्यक्तिगत भी भावनाएं जोड़ते हैं। अगर ये भावनाएं ना जोड़े तो ना हमारे माता पिता का महत्व बचेगा, ना बच्चों का, ना किसी संबंध का, ना भाई बहन के रिश्तों का, किसी का कोई मूल्य नहीं बचेगा, हस्बैंड वाइफ का किसी का कोई मूल्य नहीं बचेगा। ठीक,
तो ये सब क्या है, तो जब वैल्यूज वाली बात की जाती है, भावनाओं को भी सम्मान दिया जाता है, वो सब हमारा इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी होता है, भारतीय मनोविज्ञान होता है। तो पूरा योग भारतीय मनोविज्ञान के, मतलब पूर्ण योग में भारतीय मनोविज्ञान समाहित है। लेकिन जब वो वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात करते हैं, पाश्चात्य मनोविज्ञान की, तो अभी हम लोग नीचे कई चीजें देखेंगे। वो सब क्या देखेंगे, सारी चीजें मन पर आधारित है, केवल मन, मतलब जो भी करना है वो मन से बस जुड़ा हुआ है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम लोग जब हेल्थ की बात करते हैं, या WHO ने भी, लेकिन ये सब कुछ है, पर जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे विश्व को एक प्रोटोकॉल देता है स्वास्थ्य से संबंधित, उसने जीस्ट निकाल लिया है। तो उसने पूरे WHO के कॉन्सेप्ट में भारतीय मनोविज्ञान को जोड़ा गया है। इसलिए वहां पर 4 डायमेंशन है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। जो हमारा मेंटल हेल्थ है उसका डीपर पार्ट है इमोशनल हेल्थ। ठीक, मेंटल हेल्थ का जो डीपर पार्ट है उसे बोला जाता है इमोशनल हेल्थ। ठीक, तो ये भारतीय मनोविज्ञान के जो मूलभूत पहलू हैं या बिंदु हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, या पूर्ण सनातन संस्कृति जो विश्व के लिए उपयोगी हो सकती है, उनको ध्यान में रखते हुए WHO के प्रोटोकॉल में ये 4 वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। और जब हम लोग पाश्चात्य मनोविज्ञान की बात करेंगे तो वहां ओनली 1 वर्ड उनसे कनेक्ट हो रहा है, वो है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक, उसमें भी इमोशंस का पार्ट नहीं है। अब देखते हैं हम लोग कि मानसिक स्वास्थ्य में यहाँ पे क्या क्या, अभी हम लोग ने ऊपर कुछ लाइन से पढ़ी थी पैराग्राफ में, कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो किससे ठीक रहता है, प्रसन्नता से। ठीक, यदि हमारे जीवन में प्रसन्न रहना हमारा स्वभाव बन जाए तो भी हम अपने जीवन को सहज तरीके से चला सकते हैं, सर्वाइव करा सकते हैं। और यदि हमारे जीवन में सब कुछ हो और मानसिक स्वास्थ्य में प्रसन्नता को हटा दे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक, क्योंकि आप अच्छे से अच्छा भोजन करिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन जब आपके चेहरे पर प्रसन्नता होती है, फेस में स्माइल होती है, तभी आपके कपड़े कम अच्छे हैं तो भी आप अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं तो भी आप अच्छे लगते हैं। और यदि आपने कम अच्छा भोजन किया है, कई लोगों को आप देखेंगे बहुत साधारण सा भोजन करते हैं, नहीं उनके ऐसी व्यवस्था है, पर खुश रहने का स्वभाव है, तो जो अच्छे से अच्छा भोजन करते हैं उनसे, उनके कंपैरेटिव में वो ज्यादा ठीक लगते हैं। क्योंकि भोजन से ऊर्जा नहीं आती है, भोजन में जो प्रसन्नता की भावना है, संतुष्टि की भावना है, उससे ऊर्जा आती है। ठीक, तो जैसा हमारा प्रसन्न रहने का नेचर है वो हमारे व्यक्तित्व को बनाता है और निखारता है। तो यहाँ पर जो मन की बात की जा रही है, तो वो इसी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए की जा रही है कि मन, यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। क्योंकि जब प्रसन्न होते हैं तो आप देखेंगे कि कम समय में अधिक काम कर लेते हैं, सभी का अनुभव होगा, है ये सच बात। जब प्रसन्न होते हैं तो कम समय में अधिक काम कर लेते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो बहुत सारी चीजों की डिमांड नहीं होती है। जब दुखी होते हैं तब डिमांड होती है, क्योंकि दुखी है तो आपको दुखी रहने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, तब दुखी होते हैं। और जब खुश होते हैं तो खुश ही अपने आप में इतना हमें सेटिस्फेक्शन दे रही होती है कि उस समय लगता है छोड़ो भी कोई बात। आप देखना, जब दुखी होते हैं तो सामने वाला हमको ऐसे देख लेता है तो हमें गुस्सा आने लगती है कि हमें ऐसे घूर कर क्यों देख रहा है। और जब खुश होते हैं तो बड़ी से बड़ी बात भी, गलत या गंभीर बात भी हमें कोई कह देता है, हमें गुस्सा नहीं आता है। ठीक, तो ये क्या है, जब मन में प्रसन्नता होती है तब ये वाली फीलिंग घटती है, और जब मन में दुख होता है तो हमारे अंदर प्रसन्नता का अभाव हो जाता है, लैक ऑफ हैप्पीनेस। ठीक, तो हम लोग अब देख रहे हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी को। कल तक हमने किसकी बात की थी, योग मनोविज्ञान की, इंडियन साइकोलॉजी की बात की थी। अब हम लोग देख रहे हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी। ये वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी का जो अभी पैटर्न है उसमें जो साइकोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए वेस्टर्न पॉइंट्स को उठाया जाता है। लेकिन अभी जब रिजल्ट आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेस्टर्न साइकोलॉजी कहाँ काम आती है, केवल आपको डायग्नोस करने में, आपकी समस्या को चेक आउट करने में
इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, इतनी चीजें हैं, टूल्स हैं कि उसके अकॉर्डिंग आप किसी के मेंटल हेल्थ को चेक कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन किस में मिलता है? इंडियन साइकोलॉजी में। ठीक, वेस्टर्न साइकोलॉजी में फाइनल कोई सॉल्यूशन नहीं है, वहां केवल डायग्नोस वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो सॉल्यूशन है, वो समाधान है, वो प्रॉपर कहाँ मिलेंगे? इंडियन साइकोलॉजी में। इसीलिए आप देखेंगे जब से कोरोना आया है या कोविड-19 के बाद से देखते हैं, पहले भी लोग अवेयर होने वाले पहले भी थे, लेकिन कोविड-19 के बाद से आप देखेंगे कि जितने भी लोग थोड़े से भी जिनको समझ आई कोविड-19 के इफेक्ट को देखने के बाद, वो सब योग करने लगे, वो सब योग करने लगे। जिनको नहीं आई है, कुछ को ऐसी समझ आती है कि जैसे तुरंत कोई बम विस्फोट हुआ तो तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। तो कोविड-19 के समय कुछ ने किया, बंद कर दिया, लेकिन मोस्टली जो इस समय पॉपुलेशन है वो अवेयर है। तो वो क्या करें? योग का अभ्यास। योग का अभ्यास करने से क्या होता है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल 4 हेल्थ, हमारी 4 टाइप्स ऑफ जो हेल्थ है वो ठीक होती है। लेकिन जो साइकोलॉजी में भी बात कर रहे हैं और आगे देखेंगे, अगर इनके पहलू को हम लोग देखते हैं तो हमारी सभी समस्याएं हल नहीं होती हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कम से कम पढ़ रहे हैं तो भविष्य में इसलिए पढ़ रहे होंगे कि कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को तो कम से कम ठीक रखेंगे, इतना तो चाहेंगे, अपनी हेल्थ ठीक रखेंगे। ठीक, मान लो बाहर ना भी पढ़ाएं तो पढ़कर कुछ तो इतना रखेंगे, अपने घर के रिलेशनशिप अच्छे रखेंगे, बच्चों को ठीक रखेंगे। तो क्या है, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो डायग्नोस करने की काम आती है। वेस्टर्न साइकोलॉजी डायग्नोस करने की काम आती है, किसी के रोग को, मानसिक रोग को पहचानने की काम आती है। लेकिन समाधान योग साइकोलॉजी है, योग मनोविज्ञान है, उसमें मिलते हैं। ठीक, इस पार्ट को लिखना चाहे लिख ले या ध्यान रखना चाहे तो ध्यान में रखिए। अब देखते हैं, एक नाम आपको बताते हैं, अपने सिलेबस में कहीं लिख लेना इंपॉर्टेंट। मैम, वेस्टर्न साइकोलॉजी मानसिक रोग को पहचानना। हाँ, वेस्टर्न साइकोलॉजी में मानसिक रोगों को पहचानने के लिए इंस्ट्रूमेंट और टूल्स हैं, जिसके द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक, आपने देखे होंगे ना, जो क्लिनिक बने होते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, क्लिनिक बहुत सारे हैं, आप लोगों के आसपास भी होंगे, हॉस्पिटल्स में भी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे बना दिए गए हैं। ठीक है, और इस समय विश्व में सबसे अधिक समस्या क्या हो रही है? शारीरिक या मानसिक? मानसिक। मानसिक रोग पहले कहाँ आते हैं? मन में। फिर जब वो उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता तो प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे शरीर पर, बॉडी पर। ठीक है, सभी जितने भी डिजीज हैं उनका इफेक्ट पहले मेंटल लेवल पे आता है, फिर मेंटल जब सॉल्यूशन नहीं होता है कई दिनों तक, कई महीनों तक मेंटल लेवल पे, तब वो ही हमारे शरीर पर, बॉडी में उनके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा एक वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है, एक ग्लोबल सिनेरियो या ये कहें रेशियो है कि पूरे विश्व में यदि 4 लोगों का वो ग्रुप लिया जाए, चाहे वो बड़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, हर 4 लोगों में से 4 पीपल में से एक मेंटल हेल्थ से डिस्टर्ब है या मेंटली डिस्टर्ब है। तो अब आप समझ लीजिए कि मेंटल हेल्थ कितना डाउन चल रहा है। ठीक है, हम लोगों का रोल क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग दुनिया में किसी को कुछ मत करने जाओ, केवल इतना, पहले अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेंगे, फिजिकल हेल्थ को, और अपने परिवार की हेल्थ को अच्छा रखेंगे। जब ये दोनों चीजें ठीक होंगी तब क्या करेंगे, बस उसका उपयोग तीसरी जगह अपने प्रोफेशन में करेंगे। केवल इतना इतना एक छोटा छोटा सा टारगेट हम सभी ले लें तो शायद हम लोग बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे इस जीवन में, विश्व में, लेकिन एक छोटी सी कड़ी जरूर बनेंगे, चेन जरूर बनेंगे जाकर, कि केवल अपना स्वास्थ्य और अपने परिवार का स्वास्थ्य, 3rd नंबर पे अपने प्रोफेशन को ठीक रखेंगे। ठीक, तो ये मेंटल हेल्थ वहां पर हमें सपोर्ट करता है। अब देखते हैं कि एक नाम है जो सबसे पहले 1st नंबर पे लिखा है, फ्रायड। फ्रायड का पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। ठीक, सिगमंड फ्रायड, ये इनकम्प्लीट नाम है, सिगमंड फ्रायड पूरा कंप्लीट नाम है। यदि हम कहें कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रायड को हटा दें,
वेस्टर्न साइकोलॉजी में, पाश्चात्य मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड का नाम हटा दे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक, सिगमंड फ्राइड को हटा दे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए सिगमंड फ्राइड क्या है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे अग्रणी भूमिका अगर किसी ने पायनियर रोल प्ले किया है तो वो सिगमंड फ्राइड ने किया है। ठीक, वो सिगमंड फ्राइड का ही है। ये इसलिए भी बताते हैं कि कहीं भी आप पढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, तो आपको भी ऐसे कुछ पढ़ाने का मौका मिला तो पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि बस ऐसे पढ़ते चले गए। ठीक, सही तरीके से छोटी मोटी, ये नहीं बहुत डेप्थ में आप जाओगे, कोई आपका इतना डीप विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं सिगमंड फ्राइड ने काम क्या किया है। सिगमंड फ्राइड ने लिखा हुआ है, फ्राइड के मतानुसार मन के उपकरण के तीन घटक, three components related to mind. There are three components related to mind. First, idam means id, id. Second, aham, ego, ego. Third, param, superego. In English, you can write idam, id, 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 aham, ego, ego. Third, param, superego. अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड डिफाइन किया गया है कि मनुष्य के जीवन में ये तीन गुण होते हैं। ठीक, बस इसी को डिफाइन करेंगे, बाकी आप 2 दिन पढ़ेंगे फिर इसको समझाएंगे। ठीक है, तो इदम क्या है, ये जो इदम, अहम, परम है, इड, ईगो, सुपर ईगो, इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा पूरा जीवन है, सब सीधे बैठेंगे, पहले सब स्ट्रेट बैठेंगे। जो हमारा पूरा जीवन है, पूरी लाइफ है, इसमें कुछ चीजें हैं जिसको सब ध्यान से समझेंगे और फिर अपने जीवन को देखेंगे और अपने बच्चों को चेक करेंगे। ये जो फ्राइड का थॉट है उसको डिफाइन करें कि हमारा जो जीवन है, यदि हम बात करें कि हमारे जीवन में चेंजेस कहां पर हो सकते हैं तो उसको देखते हैं। पहली चीज, किसी जब जन्म के बाद, प्रेगनेंसी टाइम तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यदि आप उसको ना समझ पा रहे हो तो जन्म से, जिस दिन जन्म हुआ है बच्चे का, उस दिन से लेकर 5 साल, स्टार्टिंग टू 5 इयर्स, 5 साल के बच्चों में सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। जिस टाइम पीरियड को हम लोग इग्नोरिंग फेज में डाल देते हैं, हम लोग हर बात बच्चों को ऐसे कर रहे होते हैं, वो सुन पाया, देख पाया, हमें लग रहा है कि बच्चा समझ ही नहीं रहा है। बच्चे का ग्रेस्पिंग पावर जो होता है, सीखने की क्षमता होती है, वो सबसे अधिक तेज होती है। ठीक, तो हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्शन कहाँ देना है, सबसे अधिक बच्चों का ध्यान कहाँ रखना है, जन्म से लेकर 5 साल तक। कहा जाता है कि पूरा जो विकास है, फुल डेवलप है, वो जन्म से लेकर 5 साल की अवस्था में पूरा हो जाता है। और जो 5 साल की अवस्था में उसका जीवन है, वो पूरा जीवन उसके जीवन में दिखाई देगा। ठीक, सेकेंड आते हैं, देना है उन्हें, आप बहुत सुविधाएं ना दीजिए, बहुत साधन मत दीजिए, बहुत सारी जो हमारे कंफर्ट जोन वाले साधन है वो मत दीजिए, बहुत लग्जरी लाइफ मत प्रोवाइड कराइए। उनको प्रॉपर तरीके से अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी भाषा दीजिए, अच्छा रहन सहन दीजिए। अच्छी लाइफ स्टाइल का मतलब है एक प्रॉपर सिनेरियो बना हो पूरे दिन का, सुबह जगने का, नहाने का, एक एक क्रम बना हो, रात को समय से सोने का। क्योंकि 5 साल में आपने जो कुछ बच्चों को सिखाया है, उसके बाद आप अपने बच्चों को कुछ भी ना सिखाएं, तब भी वो पूरा जीवन सरवाइव कर जाएगा। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट फेज है 6 से लेकर 8 साल तक का। यहां पर बच्चों के सीखने की संभावनाएं थोड़ी होती है और बची है अभी संभावनाएं। 6 से 8 साल के बच्चों को भी आप ठीक लेकिन सबसे अधिक जो संभावनाएं है वो कहाँ है, 5 साल तक है, 100%। उसके बाद 6 से 8 साल में भी कहा जाता है कि कम से कम 80% संभावनाएं अभी भी है कि बच्चों को ठीक
लाया जा सकता है एक लाइन में। 100% अब नहीं बात हो रही है। फिर है 8 से 12, फिर 9 से 12 साल के बच्चे हैं। 9 से 12 साल के बच्चे को प्री टीनेज में काउंट किया जाता है। तो ये क्या है, प्रारंभिक किशोरावस्था के पूर्व बोला जाता है इनको। तो ये क्या है, 9 से 12 साल के बच्चों में भी कुछ संभावनाएं हैं ठीक करने की या ठीक होने की। इसके बाद एक लास्ट जो संभावना है, लास्ट जो पीक पॉइंट है लास्ट, वो है 13 टू 18। 13 टू 18 क्या है हमारा, 13 से लेकर के 19 साल का समय, जहां से टीन स्टार्ट हुआ है और जहां से टीन कंप्लीट हुआ है। ये क्या है, एडोलसेंट पीरियड है, किशोरावस्था। इस एज में जो कुछ भी आप अपने जीवन में होंगे 13 टू 19 में, आप होंगे या आपके बच्चे होंगे, 13 टू 19 के बाद कोई परिवर्तन नहीं आता है जीवन। फिर पूरे जीवन आप केवल गुजार रहे होते हैं, पास आउट कर रहे होते हैं, परिवर्तन नहीं आता है। जो आप अपने वृद्ध लोग, आपके यहाँ जो ओल्ड एज के लोग हो, उनसे बात कर लीजिए। आप अपने जीवन को ऑनेस्टी के साथ बैठिए, शांत होकर 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे अपने ऊपर खर्च कीजिए। जो बड़े लोग हैं वो चेक करेंगे, आज वो जो कुछ भी हैं वो सारा थॉट पैटर्न उनके 19 इयर्स तक डिसाइड हो गया था। उसी के आधार पर उनका नेचर है, उसी के आधार पर उनका बिहेवियर है, उसी के आधार पर उन्होंने प्रोफेशन चुना है, उसी के आधार पर उन्होंने फैमिली को मैनेज किया है। सब कुछ उसी के आधार पर चल रहा है। ठीक, बात समझ में आ रही है? बॉन्स तो नहीं हो रही है? क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, सबसे टिपिकल टॉपिक और जीवन के लिए सबसे आवश्यक विषय है। ठीक, तो ये क्या है, ये मानसिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाते तब भी हम बोलते हैं ना, लोग बड़े हो गए, बड़े होने पर 19 के बाद सुधार के कोई चांसेस नहीं है। आप जो हैं बस आप काम करते रहिए, जो करना हो, बदलने वाला कुछ नहीं है। जो आप जैसे हैं वैसे ही अब रहेंगे। ठीक है, चाहे हम 90 इयर्स में चले जाए, 100 में चले जाए, तो करना क्या है, अब हमारा जीवन कैसा हुआ यदि नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपने बच्चों के जीवन में इन चीजों को चेकआउट जरूर कीजिए कि अभी उनके लिए हम कहाँ सपोर्टिव हो सकते हैं, कहाँ उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मानसिक स्वास्थ्य देख रहे हैं, इदम अहम परम। इदम क्या है, आईडी इड क्या है हमारा, जो हमारे छोटे बच्चे नवजात शिशु हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, इदम में, इड में। फिर उसके बाद नवजात शिशुओं के बाद का जो फेज शुरू होता है वो सब किस में आते हैं, ईगो में, जो हमारा टीनेज से शुरू हो गया है। ठीक, ईगो में जा रहे हैं। फिर जब 18-19 की तरफ, जहां टीनेज कंप्लीट होने वाला है, इस फेज में जब आते हैं तो हमारा सुपर ईगो काम करना शुरू होता है। मतलब 19 के बाद से सुपर ईगो प्रॉपर काम कर रहा है। अब इसको देखते हैं, इड क्या है। छोटे बच्चों को देखेंगे, वो हमेशा एंटरटेनमेंट के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। इसका मीन्स हुआ इन हिंदी, छोटे बच्चे हमेशा आनंद के सिद्धांत पर काम करते हैं। आप देखेंगे जितने छोटे बच्चे होते हैं उनको आप बेड पर बिठा दीजिए कि फूलों के गुलदस्ते के पास बिठा दीजिए, ग्रीनरी में बिठा दीजिए, या उनको भगवान के मंदिर में बिठा दीजिए, या उनको कीचड़ में बिठा दीजिए, वो सब जगह खेल रहे होंगे क्योंकि उनके माइंड में कुछ है ही नहीं। उनको आप कपड़े पहना दें कि उनके कपड़े हटा दें, उनके मन में इसका कोई भाव नहीं है कि सामने वाला हमें क्या एनालाइज कर रहा है। ठीक, उनके मन में कोई भाव नहीं है। वो कपड़े पहनकर भी जैसे थे वैसे बिना कपड़ों के भी वैसे ही फील कर रहे, खुश हैं। ठीक, क्योंकि छोटे बच्चे के माइंड में अभी कोई भी मान और अपमान का, इंसल्ट का और रिस्पेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए ये सब इड के सिद्धांत पर काम करते हैं। क्लियर? किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो आप यही पूछ लेना, बात के लिए वेट नहीं करना। चलिए, फिर नेक्स्ट है हमारा, ये हैंड रेज है, क्वेश्चन हो तो प्लीज टेल मी।
और ऐसे ही धोखे में हाथ ओपन हो गया हो तो कोई बात नहीं, ठीक, हैंड रेज है आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईगो। ईगो क्या है? ये काम करता है हमारे स्टार्टिंग टीन एज से, 13 से काम शुरू होता है इसका। 13 to 16 तो ये फास्ट काम करता है सबसे ज्यादा। क्यों काम करता है? आपने देखा होगा जितने टीन एज वाले बच्चे हैं, एडोलसेंट एज के, किशोरावस्था वाले, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, मेल चाइल्ड हो फीमेल चाइल्ड हो, इन सबको आप देखेंगे ये जो कुछ भी करेंगे, बोलेंगे, कहेंगे, उसमें इनको लगता है कि आई एम सुपीरियर टू यू, ठीक, कि हम ही श्रेष्ठ, हमारी बात ही सही। और आप देखेंगे टीन एज जब शुरू होती है तो बच्चे अपना अपना जो अपना उनका विजन है वो सामने रखना शुरू करते हैं, भले वो बिल्कुल गलत हो, पर आपको बात ऐसे बताएंगे जैसे इन्हीं को सारा नॉलेज है, आपको कुछ भी नहीं है, ठीक। कोई भी चीज समझाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इनकी बात अगर हमने नहीं मानी तो हमको कोई फायदा नहीं होगा, इन्हीं की बात माननी चाहिए, ठीक। तो ये क्या है? ये टीन एज में काम कर रहा है हमारा ईगो। और ये कैसे काम करते हैं? आप देखेंगे टीन एज के बच्चों को यदि आप डांट दें तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, उनको आप किसी के सामने कुछ कह दे तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, फिर उन्हें इतना तक हो जाता है कि लगता है सुसाइडल टेंडेंसीज भी अगर अप्लाई करनी वहां तक पहुंच जाएंगे अगर ज्यादा बात बड़ी हो जाए, ठीक है। आप देखते हैं जब 10th और 12th में बच्चे फेल होते हैं वो लोग सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद भी तो लोग फेल होते हैं, वो नहीं करते, क्योंकि जो हमारी रिस्पेक्ट की और इंसल्ट की फीलिंग है वो टीन एज में सबसे ज्यादा होती है, ठीक। तो वो क्या है? तो यहां पर हमारा ईगो काम कर रहा है, क्योंकि जैसे ईगो हर्ट होगा फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, और जब तक ईगो को रिस्पेक्ट मिल रही है तब तक शांत है, खुश है, ठीक। तो यहाँ इसीलिए एक बात बोली जाती है अपनी इंडियन साइकोलॉजी में, भारतीय मनोविज्ञान में, कि जैसे ही बच्चे किशोरावस्था में पहुंचे उनको अपना मित्र बना लेना चाहिए, उन पर अब शासन ना करें, उन पर अधिकार ना जमाएं, उन्हें मित्र बना ले। जिन जिन पेरेंट्स ने ये टेक्निक सीख ली है कि टीन एज के आते ही बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड बात करने लगते हैं, एज अ फ्रेंड बिहेव करने लगते हैं, वो बच्चे अपने माता पिता के लिए आज्ञाकारी सिद्ध हो जाते हैं, वो सभी सफल हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने क्या टेक्निक अपना रखी है कि एज ए फ्रेंड अगर बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे अपने मन की बात पेरेंट्स से शेयर कर लेंगे, ठीक। और आपको एक चीज बताते हैं मनोविज्ञान कैसे काम कर रहा है। कोई भी दुनिया का बच्चा हो, कोई भी हो, किसी के घर का भी हो, टीन एज में सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं। कैसे? क्योंकि वो अनजान होते हैं, नई उनके अंदर हार्मोन्स चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस के कारण भी वो जल्दी जल्दी चीजों को समझ नहीं पा रहे होते हैं कि क्या बदल रहा है हमारे अंदर, कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि कोई भी बच्चा चाहे उसने कितना भी गलत काम किया हो, फीमेल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, आप देखेंगे बच्चा सबसे पहले अपनी अच्छी और बुरी चीज को अपने पेरेंट्स से शेयर करता है, ठीक। अब पेरेंट्स क्या काम करते हैं? अगर बच्चे ने अच्छी बात है बच्चे की तब तो खुश हो जाते हैं, इतनी शाबाशी देंगे कि बस उनके घर के जैसा महान बच्चा किसी का है ही नहीं। और अगर बच्चे ने कह दिया कि आज हम फ्रेंड सर्कल में गए थे, हमने सिगरेट पी थी जाकर, बस इतना अगर उन्होंने सुना तो इतना कुछ बच्चे को कह देंगे और इतना उसे हर्ट कर देंगे, इतना उसे डिसरिस्पेक्ट दे देंगे कि बच्चा क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा आपको। उसके परिणाम क्या होंगे? आपसे फीस ले जाएगा, कोचिंग जा रहे हैं, पहुंचा है नहीं पहुंचा आपको नहीं पता चलेगा। तो ये क्यों है? गलती किसकी है? पेरेंट्स की है, बच्चों की नहीं है। इतनी समझ रखनी चाहिए कि बच्चा अगर हमसे सिगरेट पीने की बात कह रहा है, इसे सुन तो लो ढंग से। जब आप सुन लोगे तब आप उसे कुछ समझा सकते हैं। जब आप किसी, अभी हम लोग हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, अगर हम आपका बहुत डिसरिस्पेक्ट करने लगे तो ऑनेस्टी से हाथ रखो अपने हार्ट पे, कल आप क्लास में फेस टू फेस ज्वाइन करेंगे? तो आपको कैसे लगता है कि आपका बच्चा आपको इतना कुछ डिसरिस्पेक्ट देने के बाद वो आपका सम्मान करेगा? ठीक, क्योंकि हम लोग अक्सर करते क्या है,
पढ़ने को ऐसा समझते हैं जैसे एक एक्सरसाइज है, पढ़ लिया हो गया। ये शिक्षा ही हमारे जीवन का आधार बनती है यदि हमने ठीक ढंग से पढ़ाई की। ठीक, पढ़ने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में सुधार दिखना चाहिए, जीवन में कुछ नई ऊर्जा दिखनी चाहिए, जीवन के जो प्रॉब्लम्स लंबे समय तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है वो हमें समाधान दे रही है। यह है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है किसके पास कितनी डिग्री है, जिसके पास जितनी डिग्री है उतने ही घर बर्बाद हो गए। ठीक, डिग्री का अर्थ तब है जब आपके जीवन में एक सामंजस्य हो, आपकी अपनी फैमिली में, आपके अपने बच्चों में, आपके अपने प्रोफेशन में, आपके अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, उसे माना जाता है कि आप शिक्षित हैं। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ में क्या है कि जब भी आपके बच्चे जिसके भी हो, अभी भी बहुत सारे लोग के बच्चे होंगे, कुछ खुद में बच्चे हैं, कुछ के बच्चे होंगे, कोई ना कोई परिवार में, तो जितने टीन एज में जब भी बच्चे हैं तो एज अ फ्रेंड उनकी बात सुनिए। आप जब उनकी बात सुनेंगे, उनकी बुरी भी बात को सुनेंगे, अच्छी भी सुनेंगे, सुनने के बाद उनको सम्मान के साथ अपनी बात धीरे धीरे समझाएंगे तो वो बात समझ लेंगे। लेकिन अगर पहली बार दूसरी बार में आपने उनको बहुत डांट दिया, फटकार दिया, बहुत मार पिटाई कर दी, तो वो कभी आपके हाथ में नहीं आएंगे, कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। फिर आप पूरे जीवन पूरी दुनिया में ज्योतिष पंडित और सबके पास भागिए, होने वाला कुछ नहीं। ठीक, तो ये क्या है, ये मेंटल हेल्थ है कि ईगो हमारा कैसे काम करता है। किस एज में ईगो सबसे ज्यादा काम करता है, तो वो हमारा टीन एज में 13 to 16 वाला टाइम है, बहुत फास्ट ईगो काम करता है। तो यहाँ पर बहुत हमें अलर्ट होने की जरूरत है कि हमें एज अ पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसा बिहेव करें। थर्ड है हमारा सुपर ईगो, परम। सुपर ईगो हमारा क्या है? सुपर ईगो हमारा 19 के टाइम पर हमारे जीवन में आना शुरू होता है। सुपर ईगो को हिंदी बोलते हैं नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, मॉरल वैल्यूज आ जाते हैं यहाँ पर। तो जो सुपर ईगो है ये क्या है, मॉरल वैल्यूज काम करे। इस जगह पर अगर आपने लंबे समय से बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग की है तो बच्चे क्या समझने लगते हैं, यदि उनको कोई गलत रास्ते पर ले जा रहा हो तो वो अकेले जब बैठते हैं, सोने जाते हैं, तो उनके माइंड में कुछ चीजें आती हैं कि हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेंगे। ये सुपर ईगो है। लेकिन ये आता कब है, जब आपने अच्छी पेरेंटिंग की है, तो अदरवाइज नहीं आए। ठीक, तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देना है, जब टीन एज में बच्चे पहुंच रहा है, 13 में एंटर कर रहा है, बस वहां से बच्चे के साथ सब कामों को एक तरफ रखिए। बच्चे का जो क्वालिटी है, बच्चे का कंपेयर दूसरों से मत करिए। उनका बच्चा ये कर लेता है, उनका बच्चा ये है, उनका बच्चा प्राइम मिनिस्टर है, इट डजेंट मैटर। आपके बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है वो किसी दूसरे के अंदर नहीं है। ये बात आपकी तरफ से बच्चे को एक्सेप्ट होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो है वो किसी के पास नहीं है, तो हमारे अंदर जो क्वालिटी है हम उसी में अच्छा करेंगे। पहले आपसे सम्मान तो उसको मिले, आप उसको दिन रात उसका कंपेयर कर, उसके अंदर क्वालिटी है पेंटिंग करने की, आप कह रहे हो मैथमेटिशियन बन जाओ, जा करा, कुछ नहीं करेगा, आपको बहाना बनाएगा, थोड़े दिन बाद आपको तो चीटिंग करना शुरू कर देगा आपके। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी पेरेंटिंग पर डिपेंड करता है कि हमारे जो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड जो 3 कंपोनेंट्स हैं मेंटल हेल्थ के, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये कैसे हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं पॉजिटिव मैनर। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो? मैम, आपने जो बोला सुपर ईगो का हिंदी मीनिंग क्या है? नैतिकता। और सुपर ईगो का हिंदी मीनिंग पूरा लिखिए, नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम शांति पाठ करेंगे। किसी के कोई और क्वेश्चन रहे हो तो कल आप रख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीजें और बतानी है, बस ये मेन पार्ट है, फिर इसी के नीचे फिर अदर चीजें हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes,
Then open your